तुझे बर्बाद न होने देगा, गम न करी रब तुझे बर्बाद न होने देगा। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आप म्यूनिसिपैलिटी से गुजरिए, आप यूं सोचिए कि एक आदमी गड्ढा खोद रहा है, गड्ढा खोद रहा है म्यूनिसिपैलिटी में, और एक आदमी गड्ढा बंद कर रहा है। क्या कर रहा है? गड्ढा बंद कर रहा है। आप गुजर रहे हैं आपके वीरपुर में या अररिया में कहीं भी, कहा कि यार अजीब पागल आदमी है, एक आदमी गड्ढा बंद कर रहा है, एक आदमी गड्ढा खोद रहा है, एक बंद कर रहा है, एक खोद रहा है, दूसरा बंद कर रहा है। आप कहेंगे दोनों पागल है क्या? लग रहा है कि नहीं बजाय? एक गड्ढा खोद रहा है और दूसरा गड्ढा बंद कर रहा है। बच्चा बोलो, ये पागलपनी है कि नहीं? समझ रहे हो ना? हाँ, एक गड्ढा खोद रहा है खुदानी से थोड़ा से, दूसरा बंद कर रहा है, मिट्टी डाल रहा है। आप समझ रहे हैं चाचा जी? आपसे बूढ़े साहब वहां पर आपके पीछे, समझ रहे हैं ना? अच्छी बात है, वो बाबू भी समझ रहा है। एक आदमी गड्ढा खोद रहा है, दूसरा उसको बंद कर रहा है। आप गुजरे उधर से, कहा कि ये पागल हो गए होंगे ये दोनों, ये कौन सी बेतुकी की बात है? एक आदमी खोद रहा है, दूसरा बंद कर रहा है। क्या तुम लोग पागल हो गए हो क्या? उसने कहा कि भाई आप अपने काम से काम रखिए, काहे हमें पागल कह रहे हैं आप? क्या नहीं, ये पागलपनी की तो बात ही है कि एक खोद रहे हो, दूसरा बंद कर रहा है, कोई काम नहीं मिला तुम दोनों को, वाकई पागल हो गए हो। क्या कि पागल मैं नहीं हुआ हूं, हम दोनों पागल नहीं हुए, पागल आप हो गए हैं। बोला वो कैसे? बोला कि आपने तहकीक नहीं की, आपने पूछा नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा ठीक है, आप बता दो ऐसा क्यों हुआ। कहा कि मेरा काम है गड्ढा खोदना, पहला आदमी, दूसरा आदमी था उसमें बीज डालने वाला हुकूमत की तरफ से, मैं भी हुकूमत की तरफ से, तीसरा भी हुकूमत की तरफ से। मेरा काम है गड्ढा खोदना, मैं खोद रहा हूं। दूसरे का काम था बीज डालना, जो आज एब्सेंट है, गायब है, आया नहीं। और तीसरा है उसको बराबर करने वाला, तभी तो मक्की का बीज दाना बन के और खेत में पौधा बन के ऊपर आएगा। बात आ रही समझ में? एक आदमी गड्ढा खोदेगा, उसमें कोई बीज डालेगा, फिर दूसरा आदमी उसको बंद करेगा, तभी तो काम मुकम्मल होगा। फिर वो बीज कल खिल करके पौधा बन करके आपके सामने आएगा, फिर वो फलदार फूलदार शजर शायादार बनेगा मेरे भाई। लेकिन ये बीज वाला गायब है। उसने कहा कि मैं भी अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं, मैं गड्ढा खोद रहा हूं, ये भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है, ये भी गड्ढा बंद कर रहा है। बीच में बीज डालने वाला परमानेंट कई दिन से गायब है, उसका काम मैं नहीं कर सकता। मुझे मेरी जो सैलरी मिल रही है वो गड्ढा खोदने की, इसको जो सैलरी मिल रही है ये गड्ढा बंद करने की, और जो बीज डालने वाला था वो परमानेंटली गायब है। ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे गार्जियन, मैंने कहा था आपसे, एक बात मैं आपसे भी जिक्र करूंगा। वो बात यही है कि ये बीच वाला आदमी या आप है, पढ़ने वाला आपका बेटा है, और उसको गड्ढा खोदने वाले आपके असातिज़ा हैं, उसको बंद करने वाले आपके बच्चे हैं। बीच में जो बीज डालने वाले थे या आप हैं, या आप परमानेंटली गायब रहते हैं। अपने बच्चे को आप मदरसा में छोड़ के चले आते हैं, अपने बच्चे को आप मदरसे में छोड़ के चले आते हैं, स्कूल में छोड़ के चले जाते हैं। छुट्टियों के अलावा कभी आपको ये होता नहीं है कि आप जाएं वहां जाके देखें बेटा पढ़ क्या रहा है, बेटी पढ़ क्या रही है, सिलेबस क्या है, वो ग्रोथ उसमें आ रहा है कि नहीं। मेरे भाइयों, कभी आपने ये नहीं सोचा, बच्चा आपका घर आया, आपने कपड़ा खरीद के दिया, जाड़े का जूता खरीद के दिया, मोजा खरीद के दिया, लेकिन मेरे भाई कभी टेबल पे बैठ करके आपने उसकी किताबें नहीं खोली, आपने ये नहीं कहा कि बेटा तुमको क्या आया है, मेरे बेटा जरा ये बताओ कि तुम कर क्या सकते हो, तुम्हारी जो ख्वाहिश है मैं वो करूंगा। मैंने तुमको स्कूल में डाला है, तू डॉक्टर बनना चाहता, बेटा मुझे बताओ ना, मैं वही करूंगा, ये घर बेच दूंगा मैं तुम्हारे लिए। बेटा, बेटे का दिल बड़ा हो जाएगा। बेटा ये तुमको कितने नंबर आए हैं इस बार? 100 में 70 नंबर। बेटा और मेहनत करना, बहुत अच्छा तूने लाया है। बेटा का दिल बड़ा हो जाएगा। मेरे भाइयों, आपने सिर्फ बाप होने की जिम्मेदारी ये समझी है कि आप जाएंगे अपने बच्चे को एडमिशन करा देंगे, मंथली फीस दे देंगे, छुट्टी होगी लेके आ जाएंगे। रब्बे काबा की कसम, ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है। आपको लगता है कि समाज के सामने आप जवाब क्या देंगे, उसके लिए ये काम कर रहे हैं। वाकई अगर अपने बच्चे के लिए आप खैर खा हैं, आप जिम्मेदाराना रोल अदा कीजिए। अपने बच्चों को गोद में लीजिए, छोटा हो तो, बड़ा हो तो उसके सामने अपने टेबल पर बैठाइए, साथ में खाना खाइए, किताबों को लीजिए, खोलिए, समझाइए उसको, खेलिए उसके साथ, कहो बेटा तुम्हें क्या बनना है। वो जो बनना चाहता हो मेरे भाई, उसके लिए तन मन धन की बाजी लगा दीजिएगा।
एक वाइस चांसलर हैं, नाम याद रखिएगा, वाइस चांसलर हैं डॉक्टर अफशार आलम साहब। क्या नाम है? अफशार आलम साहब। प्रेजेंट वाइस चांसलर हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी के। किसके हैं? हमदर्द यूनिवर्सिटी के। नौजवान जो लोग दिल्ली जाते हो ना, जामिया मिलिया अलीगढ़, ये वो हमदर्द, उसमें एक यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी है हमदर्द यूनिवर्सिटी, उसके वाइस चांसलर है कौन? प्रोफेसर अफशार साहब। ये रहने वाले आपके बिहार के हैं, और करीब कर दूं आपके सीमांचल के हैं, और करीब कर दूं आपके किशनगंज के हैं। किशनगंज के ये पहले वाइस चांसलर हैं जो किसी यूनिवर्सिटी के इस पद पर पहुंचे हैं। बहुत ऊंचा मकाम होता है वाइस चांसलर बन जाना। प्रोफेसर वाइस चांसलर, ये डॉक्टर अफशार आलम साहब वाइस चांसलर बने जामिअतुल इमाम बुखारी, जो अभी यूनिवर्सिटी बन रही है। आज से 2-3 महीना पहले वहां पर उनका प्रोग्राम था और इत्तेफाक से मैं भी था। मेरे सामने उनकी जो बात हुई सुन के मैं आपदीदा हो गया। उन्होंने कहा, प्रोग्राम में ऐसी स्टेज पे उन्होंने कहा कि मेरे बाप भी एक नॉर्मल घराने से थे, उसके और 2-3 भाई थे, 2-3 चचा, यानी मेरे 2-3 चचा थे, मेरे अब्बू भी थे। मेरे चचाओं ने अपने जमाने में, मेरे दादा बड़े जमींदार थे, उनसे जो जमीनें मिली उसको कुछ बेचा, कुछ कारोबार किया, कुछ खेती बाड़ी की, और उससे बेहतरीन किस्म का घर बनाया, ईंट का घर बनाया, पुख्ता मकान बनाया। गांव के लोग मेरे अब्बू के पास आते, कहते ए अफसार के अब्बू, आप घर नहीं बना रहे हैं, आपका फला भाई उसने बिल्डिंग बना ली, वहां भी दुकान बना ली, वहां भी बिल्डिंग बना ली, आपने कुछ नहीं बनाया। ये कहते कि मेरे अब्बू की आंखों में आंसू आ जाते, कभी कभी हल्की सी मुस्कुराहट होती। कहते कि हाँ मैंने भी बनाया है, मैं बना रहा हूं, अपना घर कंप्लीट नहीं हुआ है, बना रहा हूं, मैं 4 घर बना रहा हूं, एक साथ 4 घर बना रहा हूं। अच्छा कहां बना रहे हैं? उनके गांव का नाम मंसूरा है। ये प्रोफेसर डॉक्टर अफसार साहब जो वाइस चांसलर हैं, उनके गांव का नाम है मंसूरा। तो कहा कि मंसूरा में, उसमें किसी कोने में तो एक भी ईंट आपकी किसी जमीन पे नहीं गिरी। आपके भाइयों ने 2-2 मंजिला मकान बना लिया और आप झूठ बोल रहे हैं। कौन सी बीमारी आप छुपा रहे हैं हम लोगों से? क्यों छुपा रहे हैं? झूठ क्यों बोल रहे हैं? बोला कि नहीं मैं घर बना रहा हूं, पुख्ता घर बना रहा हूं, 4 जगह में घर बना रहा हूं। अच्छा कहां बना रहे हैं? बोला कि दिल्ली में बना रहा हूं, पटना में बना रहा हूं, अलीगढ़ में बना रहा हूं, और एक बम्बई या कहां का नाम लिए थे कि वहां बना रहा हूं। लोगों ने कहा कि वाकई सचमुच प्रॉपर्टी अच्छी खासी होगी, घर बना रहे होंगे दिल्ली में, पटना में, अलीगढ़ में और मुंबई में बना रहे होंगे घर। सुनिए बहुत इबरत का वाकया है ये, और ये बहुत पुराना वाकया नहीं, बल्कि उन्होंने बयान किया तो अभी 2-3 महीना पहले, और उनके पढ़ने के जमाने के वाकया है। फिर हमारे इधर के काफी लोग दिल्ली पंजाब में होते हैं, तो जो लोग दिल्ली गए यहां से ये सुनकर कि अफसार के अब्बू दिल्ली में भी मकान बना रहे हैं, अलीगढ़ में भी बना रहे हैं, पटना में भी बना रहे हैं, बम्बई में भी बना रहे हैं, तो जो लोग काम करने वाले थे ये लोग गए दिल्ली में, ढूंढा भाई अफसार साहब के अब्बू कहां मकान बना रहे, किस एरिया में, हमारे इधर के लोग किशनगंज के कहां रहते हैं, बिहार के लोग कहां रहते हैं, जरा ढूंढो तो। बोला कि नहीं कहां कोई मकान तो नहीं बना रहे हैं। जानने वालों से पूछा, बोले नहीं झूठ बोले होंगे। क्योंकि अच्छा पटना का भी आप हिसाब ले लेते हैं, कुछ लोग पटना भी रहते हैं। अच्छा यार पता लगाओ तो ये अफसार के अब्बू कहां मकान बना रहे हैं, पटना में कौन से इलाके में? पता लगाया, कहा कि ये भी झूठ बोल रहे हैं, पटना में भी इनका कुछ मकान है नहीं। लोग गुस्से में इनके घर आए, कहा कि इस उम्र में झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? झूठ बोल रहे हैं आप अपनी इज्जत को छुपाने के लिए। गांव में एक रूम खड़ा करने की औकात नहीं आपको, और आप कह रहे कि मैं पटने में घर बना रहा हूं, मैं दिल्ली में घर बना रहा हूं, मैं अलीगढ़ में घर बना रहा हूं, मैं बॉम्बे में घर बना रहा हूं। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती आपको? क्या कि नहीं मेरे भाई मैं सच बोल रहा हूं, मैं घर बना रहा हूं। फर्क यह है कि मैं ये घर ईंट और मिट्टी और गारे से नहीं बना रहा हूं, सीमेंट से नहीं बना रहा हूं, लोहा से नहीं बना रहा हूं, बल्कि मैं ये घर किताब से, कलम से, कापी से बना रहा हूं। तुम कल देखना, एक मेरा बेटा अलीगढ़ में पढ़ रहा है, एक मेरा बेटा जामिया मिलिया में पढ़ रहा है, एक मेरा बेटा पटना में पढ़ रहा है, एक बम्बई में पढ़ रहा है। मैं यही घर बना रहा हूं। मेरा घर तुम अगर ईंट से, मिट्टी से, बालू से, सरियालू से तलाश करोगे तुमको घर नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा अगर मुस्तकबिल का घर देखना, तुम देखना ये सारे घर बिक जाएंगे। मेरे एक बेटे के इल्म को कोई खरीदने वाला नहीं हो सकता है। उसी बाप का ये बेटा अफशार आलम, जो आपके सीमांचल का पहला सपूत निकला, किशनगंज का पहला वो लहम निकला, जो हमदर्द यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना। मेरे भाइयों नजरियात को बदलिए, पढ़ने के लिए तन मन धन की बाजी लगा दीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है,
आप अपनी बेटी की शादी कराते हैं। मेरे भाइयों, शायद इस समाज में ये बुराई थी कि नहीं, लेकिन शेर शाह आबादी के बहुत सारे जलसों में मुझे सुनने में आई कि वहां भी दहेज का मामला आ गया है और अच्छा खासा दहेज का सामान दिया जाता है, दहेज का सामान वहां पर दिया जाता है, कभी उसके लिए कर्ज भी लेना पड़ता है, जमीन भी खरीदनी पड़ती है। मेरे भाइयों, उसको बदलो, लेकिन वो मेरा टॉपिक नहीं है। उस जिम्मे में मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। अपनी बेटी की शादी कराते हो, 2-2 लाख का कर्जा लेते हो, 4-4 लाख का कर्जा लेते हो, शर्म नहीं आती है? लेकिन आपका बेटा अगर 1-2 कदम बाकी रह गया है इंजीनियरिंग कंप्लीट करने में, MBBS कंप्लीट करने में, कभी आपके पास अगर पैसा नहीं है, दामन फैला दीजिए कौम के सामने, भीख मांगिए अपने उस बच्चे के लिए। यकीनन आपका ये आंसू, आपका ये भीख मांगना रंग लाएगा। आपका वो बेटा जिसके लिए आपने दामन फैलाया है गैरों के सामने, भीख मांगना है गैरों के सामने, रब काबा को भी हया आएगी, आपके लिए असबाब पैदा कर देगा। इंशाअल्लाह आपके बेटा का, आपकी बेटी का मुस्तकबल रोशन होगा। लेकिन आप गलत कामों के लिए दामन फैलाएंगे, आप दहेज के लिए पैसे मांगेंगे, कर्जा लेंगे, उधार लेंगे। लेकिन आपका वो बेटा जो होने वाला था, आपका वो बेटा जो कल का स्टार बनने वाला था, आपका वो बेटा जो पढ़ लिख करके अल्लामा बनने वाला था, आपका वो बेटा जो पढ़ लिख करके डॉक्टर बनने वाला था, आप अपने जहन की अय्याशी में, अपने झूठी नामवरी में, झूठी शान और शौकत में आपने उसकी पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया। कल कयामत के मैदान में आपको जवाब देना होगा। मेरे भाई, ये बातें बहुत हैं, बातें बहुत हैं। मत भगाइए, सुनने दीजिए नौजवानों को, मत भगाइए, सुनने दीजिए बेचारों को। इन्हीं का तो मुस्तकबल है भाई। सुनने दीजिए लोगों को, सुनने दीजिए। जगह नहीं है तो शायद करा दीजिए, यहां बैठा दीजिए, लेकिन सुनने दीजिए। मेरे भाइयों, पढ़िए, पढ़ना बहुत जरूरी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहले आयत उतरी वो इकरा है, पढ़िए। आज उसकी उम्मती से कहा जाए कि पढ़िए। प्यारे नबी ने कहा, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। मेरे भाइयों, रफ़ैदैन करना जरूरी है अगर आप अहले हदीस हैं, क्योंकि हदीस में आया है। बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आमीन कहना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हदीस में आया है, हदीस सही है। हम उस पर जोर लगाते हैं कि नहीं, लड़ जाते हैं कि नहीं? बोलिए ना। अच्छा, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिमिन हदीस में नहीं है, हदीस में नहीं है, तो इसके लिए क्यों नहीं लड़ते? जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता उससे क्यों नहीं लड़ते? जो अपनी बेटी को नहीं पढ़ाता उससे क्यों नहीं लड़ते? जिस प्यारे नबी ने ये कहा, इन चीजों का हुक्म दिया, ऐसा करो वैसा करो, उसी नबी ने तो कहा है ना पढ़ो, फिर क्यों नहीं पढ़ते हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था, वो शेर मैंने पढ़ा था, रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालूम। अल्लाह के नबी के इस प्यारे सहाबी और दामाद हजरत अली। अच्छा, सहाबी किसको कहते हैं? सहाबी किसको कहते हैं? जो हालत ईमान में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे और ईमान की हालत में उसका इंतकाल हो, वो सहाबी है। और जो सहाबी को देख ले वो क्या है? वो ताबई है। ईमान की हालत में जो सहाबी को देखे और ईमान की हालत में उसका इंतकाल हो, ताबई है। तबे ताबई कौन है? जो ताबई को ईमान की हालत में देखे और हालत ईमान में उसका इंतकाल हो। तो हजरत अली सहाबी हैं, बड़े सहाबी में से एक हैं। हजरत अली प्यारे नबी के दामाद भी है नहीं, हजरत फातिमा, सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर हैं, ठीक है। उन्होंने कहा, रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना। अल्लाह ने इस दुनिया में एक अजीब तकसीम रखी है, अजीब तकसीम रखी है, रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना। और हम उस तकसीम से, परवरदिगार आलम के उस तकसीम से, और जब्बार का लफ्ज इस्तेमाल किया है हजरत अली ने, रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना। उस जब्बार ने, जबरदस्त ने, जिसके फैसले को कोई टालने वाला नहीं है। अल्लाह के इस सहाबी, अल्लाह के रसूल के इस सहाबी ने दूसरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, जब्बार, सख्त। रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना। उस जब्बार ने, उस अल्लाह ने जो फैसला किया है, इसको कोई टालने वाला नहीं है। मैं उस फैसले से खुश हूं, मैं उस फैसले को पसंद करता हूं। रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालूम। अल्लाह ने मेरे लिए इल्म को पसंद किया है और जाहिलों के लिए माल को, जाहिलों के लिए माल को पसंद किया है। मेरे भाई, इल्म बहुत अहम चीज है। शायद कभी रुकावट आए आपके रास्ते में, लेकिन रुकावट मत आने देना। मैं आखिरी बात अपने नौजवानों से कहूंगा और रुखसत हो जाऊंगा, पर्ची आ चुकी है। आखिरी बात सिर्फ यह है कि आप पढ़िए,
आप पढ़िए। पढ़ाई में अगर आपके पास रुकावट हो, उसको रुकावट मत बनने दीजिएगा। अगर आपके पास पैसे नहीं होना, आप अपने दामन फैला करके अपने रिश्तेदारों के पास चले जाइए, अपने नाना के पास, दादा के पास, चचा के पास, मामू के पास, खालू के पास, गांव के और लोगों के पास चले जाइए। आप आइए, दामन फैलाइए। मैं पढ़ना चाहता हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं पढ़ना चाहता हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। और जिस दिन से समाज में ये इनकलाब आएगा, समाज को बदलने से कोई रोकने वाला नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं कि गरीबी, नौजवानों में तुमसे मुखातब हूं। मेरे नौजवानों, गरीबी, माल का न होना पढ़ाई में रुकावट नहीं है, बिल्कुल रुकावट नहीं है। आप नौजवान हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, मोबाइल में यहां से जाइए, आज रात में या कल दिन में मोबाइल में सर्च कीजिए, एक नाम मिलेगा आपको, उसका नाम आएगा शेख अंसार। क्या नाम आएगा? शेख अंसार। उसका इंटरव्यू देखिए, उर्दू यूट्यूब, उर्दू चैनल वालों ने इसको नश्र किया है, उसको आप जरूर सुनिए। अंसार हिंदुस्तान की सरजमीन में सबसे कम उम्र का IAS ऑफिसर, हिंदुस्तान की सरजमीन में सबसे कम उम्र में कोई अगर IAS ऑफिसर बना है, उसका नाम क्या है? अंसार। कब बना है? अभी 17-18 में, अभी चंद साल पहले, 4-5 साल पहले। महाराष्ट्र के गांव का रहने वाला है। उसका बाप रिक्शा चलाता था, ठेला चलाता था मेरे भाई, बिल्कुल अनपढ़ था, लेकिन बच्चे का लगन देख करके उसने अपने बच्चे को पढ़ाया, कहा कि बेटा तुम अगर पढ़ोगे ना तो मैं अपना ठेला भी बेच दूंगा, लेकिन तुमको पढ़ाऊंगा। बच्चा, छोटा सा बच्चा, आप बताइए कि 21 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में कोई IAS ऑफिसर बन जाए, कोई DM कलेक्टर बन जाए। आप सोचिए कि उस बच्चे की टैलेंट क्या होगी, उसकी ज़हनियत क्या होगी, और किस उम्र में उसने पढ़ाई किया होगा। मेरे भाई, वो बच्चा एक माँ बाप की गरीबी को भी देख रहा होता है और अपने फ्यूचर को भी, अपने इल्म को भी देख रहा होता है। वो पढ़ने लगा, पैसा नहीं। कभी ऐसा हुआ कि पूरी किताबें कापियों में नोट करके पढ़ता था। कभी ऐसा हुआ कि घर में लाइट नहीं है तो चला जाता था रोड पर, बिजली, सरकारी बिजली जो रोड में लगे हुए बल्ब होता था, उसके नीचे बैठ करके पढ़ता और कल जाके इम्तिहान देता था। ये बहुत पिछले जमाने की बात नहीं है, अभी 4-5 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। सड़क पे लगे हुए खंभों में जो लाइट होती थी, उसके किनारे वो पड़ता था। मेरे भाइयों, कभी ऐसा हुआ कि फीस देने के लिए उसके पास पैसा नहीं, फीस देने के लिए उसके पास पैसा नहीं, बाप से मांग नहीं सकता, क्योंकि बाप ठेला चलाता है तो घर की रोजी रोटी चलती है। सुबह का नाश्ता बनता है, दोपहर का खाना, रात का खाना बनता है। बाप अगर ठेला चलाना बंद कर देगा, या ठेले का पैसा अगर बेटा को दे देगा, तो घर में अम्मी भूखी रह जाएगी, बहन भूखी रह जाएगी। वो बच्चा, वो अंसार इन चीजों को देखता था और अपने मुस्तकबल को भी देखता था। कमजोर सा बच्चा था। उसने कहा और मेरी आंखों में आंसू आ गए जब मैंने उसको सुना। उसने कहा कि अगर मैं न पढ़ूं तो करूंगा क्या? उसने कहा डू एंड डाई, करो या मरो, मुझे पढ़ना ही है। उसने कहा, इंटरव्यू में कहा कि मैं पढ़ता रहा, पैसे नहीं थे, मुझे फीस देना था, तो मैं अपने बाप का चेहरा देखता, अपनी माँ का भी चेहरा देखता। कैसे मैं बाप से कहता, कैसे मैं माँ से कहता। मैं मजबूरन घर से वापस आया, मैं एक होटल में चला गया, होटल में जहां पर चाय बेची जाती थी, मैं उस दुकान में चला गया, मैं सर्व करने लगा, वेटर बन गया, चाय लेके आता था, तब जाकर के चाय देता था, गिलास लेके जाता था और मैं उस गिलास को धुलता था। चाय के गिलास को मैंने धुला है, खाए हुए प्लेटों को मैंने धोया है, तब जाके मैं अंसार बना हूं। मेरे भाइयों, वो अंसार रो दिया कि मैंने कई महीने तक, 7-8 महीने तक मैंने होटलों में काम किया है, चाय पी हुए गिलासों को मैंने धोया है, खाना खाए हुए प्लेटों को मैंने साफ किया है, तब जाके मुझे पैसा मिला है। और एक चवन्नी ज्यादा नहीं मिली, जितनी मेरी तनख्वाह थी उतनी मिली। तब मैंने जाकर के वहां पर स्कूल में फीस जमा की है, अपनी पढ़ाई मैंने कंप्लीट की है। उस वक्त भी मेरा बाप गया एक जगह एक लोन लेने के लिए, और वहां पे जब लोन लेने के लिए पहुंचा तो उनसे भी रिश्वत मांगने लगा। 30,000 का लोन मेरे बाप ने मांगा और वहां पर कहा कि मुझे कट कितना दोगे? अगर तुम मुझे 3,000 दे दोगे तुमको 30,000 मिल जाएगा। अंसार ने कहा मुझे 30,000 की जरूरत थी, लेकिन अगर 3,000 वही ले लेगा तो मेरा बाप कहां से लाएगा? उसने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि रब्बे काबा की कसम, अल्लाह अगर मुझे तौफीक देगा मैं इन करप्शनों को बंद करूंगा, कि एक तो मैं गरीब पैसा लेने जाओ तो वहां भी काटने वाला है। वो पढ़ता रहा यहां तक कि वो इम्तिहानों से गुजर गया। किस्सा मुख्तसर ये, इम्तिहानों से गुजर जाने के बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद उसके साथियों ने उसको फोन किया कि अंसार रिजल्ट आया है, चलो देख लेते हैं।
क्या क्या आप ही लोग देख लो, मेरा ठिकाना नहीं है, सही से पढ़ा नहीं, होटलों में काम किया है, रोड के सामने पढ़कर मैंने इम्तिहान दिया है, मुझे पता नहीं मैं पास भी हो पाऊंगा कि नहीं। आप ही लोग देख लो, मुझे भी बता देना। उसके एक साथी, कई साथी बैठे हुए थे, फोन करके पूछा जरा बतला दो क्या हुआ है। उसके साथी ने जब देखा, जब नाम वो आवेजा था सबसे ऊपर, सबसे पहला जो नाम था वो अंसार का था। फोन किया, अंसार कांग्रेचुलेशन, तुम्हें मुबारक हो, आईएएस ऑफिसर के रैंक पर पहला नाम तुम्हारा है। इसने कहा कि उस दिन कोई बड़ा हिंदू का पैगाम था, शहनाइयां बज रही थी, ढोल बज रहे थे। उसने कहा कि मुझे यूं फील होने लगा कि शायद ये सारी शहनाइयां, सारे ढोल मेरी खुशी में बज रहे हैं। साथियों का हुजूम उसके घर में उमड़ आया, उसके घर में पड़ाव हो गया। तमाम साथी आए, अंसार तुम्हें मुबारक हो, तुम हिंदुस्तान की धरती में सबसे पहले इंसान हो जो सिर्फ 21 साल की उम्र में आईएएस ऑफिसर बन गए। अंसार चलो आज तो पार्टी बनती है, चलो आज तो दावत खाएंगे, आज तो चलो तुमको तो मिठाई खिलानी होगी। अंसार ने कहा कि ठीक है चलते हैं। अंसार ने कहा कि ठीक है चलते हैं। अपने साथियों के पास बैठा हुआ था, साथियों में भी कई एक साथी बहुत करीबी होते हैं। अपने एक साथी की तरफ आंखों से आंखें मिलाई, आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि आज भी मेरे घर में खाना नहीं था, आज भी मेरे जेब में पैसा नहीं कि मैं अपने साथियों को खाना खिलाऊं। उसके उस साथी ने उसको गले लगाया, कहा कि मेरे साथियों मुझे मालूम है अंसार के घर की हालत क्या है, अंसार के बाप की जेब की हालत क्या है। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आज भी उसके घर में मैं बोझ डालूं, नहीं, चलो आज भी